हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेड नोट्स बाय अमित। आज हम पढ़ेंगे एक्यूट रीनल फेल्योर के बारे में। एक्यूट रीनल फेल्योर के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले डेफिनेशन, फिर हम पढ़ेंगे कॉजेज़, किस किस वजह से एक्यूट रीनल फेल्योर होते हैं, फिर हम पढ़ेंगे फेजेस, साइन एंड सिम्टम्स, इन्वेस्टिगेशन जिसको डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन भी बोलते हैं, और लास्ट में पढ़ेंगे हम नर्सिंग मैनेजमेंट। और सबसे आज का वीडियो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के डिस्कशन के साथ शुरू कर रहे हैं। इससे आपको ये पता चले कि ये जो चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं वो कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस आए हैं। ये टॉपिक एक्यूट रीनल फेल्योर आपको मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग 1 और चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग में भी पढ़ना है, लेकिन ये मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा पूछा गया है, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग में ना के बराबर पूछा गया है। तो मैं आपको किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो एक बार दिखा देता हूँ। प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन जैसे 2021 में पूछा गया था, मिसेस सरिता 65 ईयर्स ओल्ड इज एडमिटेड एंड डायग्नोस्ड एक्यूट रीनल फेल्योर। अब फिर ये केस दे दिया आपको, फिर आपको बोलेगा कि डिफाइन करो एक्यूट रीनल फेल्योर को। डेफिनेशन बहुत ज़्यादा रिपीट हुआ है, तो डेफिनेशन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद इटियोलॉजिकल या फिर कॉजेटिव फैक्टर्स, मतलब क्या क्या कॉजेज़ हैं, आप उसको एक्सप्लेन करने के लिए बोल देगा। फिर फेजेस, फेजेस भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है एग्ज़ाम्स में। फिर आपको नर्सिंग मैनेजमेंट बोल देगा। एक तो आपको पूछता है सिर्फ नर्सिंग मैनेजमेंट, और दूसरा बोलेगा कि नर्सिंग मैनेजमेंट अकॉर्डिंग टू नर्सिंग प्रोसेस। तो दोनों को किस तरीके से आप आंसर करोगे वो आने वाले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 14 नंबर क्वेश्चन कि कॉजेज पूछेगा रीनल फेलियर का। दूसरा कि नर्सिंग मैनेजमेंट, जो मैंने बताया था कि अकॉर्डिंग टू नर्सिंग प्रोसेस अप्रोच। थ्रू आउट दिस वीडियो हम इन्हीं क्वेश्चंस को आंसर करने का कोशिश करेंगे। और अगर आप इस चैनल पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। स्टार्ट करते हैं हम वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, आपको कुछ भी लिखने का ज़रूरत नहीं है। इस नोट्स का पीडीएफ मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। एक्यूट रीनल फेलियर को पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा देखते हैं कि रीनल फेलियर क्या होता है। रीनल फेलियर को ही किडनी फेलियर भी बोलते हैं। दोनों वर्ड आपस में एक दूसरे के लिए यूज किए जाते हैं। रीनल फेल्योर क्या है? रीनल फेल्योर इज द पार्शियल और कंप्लीट इम्पेयरमेंट ऑफ किडनी फंक्शन resulting in an inability to excrete metabolic waste products and water, as well as causing functional disturbance of all body systems. रीनल फेल्योर क्या होता है कि इसमें पार्शियल मतलब कुछ पार्ट जो है किडनी फंक्शन का या फिर किडनी का कुछ फंक्शन काम करना बंद कर देगा, या फिर पूरी तरीके से किडनी जो है वो काम करना बंद कर देगा। इससे होगा क्या? इनेबिलिटी टू एक्सक्रिएट मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स, मतलब जो मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं हमारे शरीर के अंदर वो प्रॉपर तरीके से एक्सक्रिएट आउट नहीं हो पाएगा, मतलब बाहर नहीं निकल पाएगा अगर किडनी खराब हो गया तो। उसके बाद वाटर, वाटर का भी बैलेंस हमारा किडनी बना के रखता है, तो वो भी नहीं हो पाएगा। और दूसरे फंक्शनल डिस्टरबेंस भी होंगे हमारे बॉडी में। बॉडी के जो अलग अलग सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, कार्डियक सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, अपना रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, इन सब सिस्टम्स पे भी फंक्शनल डिस्टरबेंस हो जाएगा, मतलब वो भी मतलब जो उनका काम है वो प्रॉपर तरीके से फिर फंक्शन नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट, अब ये रीनल फेल्योर को आगे हम दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं, जिसको हम अलग अलग सेपरेट वीडियो में पढ़ेंगे। सबसे पहले एक्यूट रीनल फेल्योर और दूसरा होता है क्रोनिक रीनल फेल्योर। फिलहाल हम एक्यूट रीनल फेल्योर के साथ आगे बढ़ते हैं। एक्यूट रीनल फेल्योर
या फिर एक्यूट किडनी इंजरी, दोनों सेम मतलब एक दूसरे के लिए यूज़ होते हैं। अगर एग्ज़ाम में कोई सा भी टर्म दिया जाता है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों सेम है, दोनों का आंसर सेम होगा। सबसे पहले हम देखते हैं डेफिनेशन। डेफिनेशन एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे मैंने 2 डेफिनेशन दिया है, उसमें से जो भी आपको आसान लगे आप उसको लर्न कर सकते हो। एटलीस्ट एक डेफिनेशन आपको याद होना चाहिए। मुझे सेकंड डेफिनेशन ज़्यादा आसान लग रहा है तो मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ आपके लिए। Acute renal failure is a sudden and significant decrease in kidney function that occurs over hours or days। मतलब क्या है कि acute renal failure में के कंडीशन में क्या होता है कि अचानक से जो किडनी का फंक्शन है वो कम हो जाता है। ठीक है, कितने मतलब कुछ घंटों से लेके कुछ दिन के बीच में ही ये जो किडनी का फंक्शन है वो कम हो जाता है। क्रोनिक किडनी डिजीज में क्या होता है, ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, मतलब 1 सप्ताह 2 सप्ताह या फिर महीने में धीरे धीरे किडनी का जो फंक्शन है वो डिक्रीज होता है। लेकिन एक्यूट में अचानक से कुछ घंटों में ही किडनी का जो फंक्शन है वो कम हो जाएगा या फिर कुछ दिन लग सकते हैं। इसके वजह से क्या होगा कि वेस्ट प्रोडक्ट्स का बिल्डअप हो जाएगा। वेस्ट प्रोडक्ट हमारे शरीर के अंदर ही इकट्ठा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि किडनी का ही मेन रोल है वेस्ट को एक्सक्रिएट आउट करने में। किडनी ही जो भी वेस्ट बनता है हमारे बॉडी के अंदर उसको बाहर यूरिन के थ्रू, पेशाब के थ्रू एक्सक्रिएट आउट करने का उसका जो मेन फंक्शन है वो है। तो अगर किडनी ही खराब हो जाएगा तो वेस्ट क्या हो जाएगा, यहीं पे जमा हो जाएगा। ठीक है, अब वेस्ट क्या है, जैसे क्रेटिनाइन हो गया, यूरिया हो गया, वो फिर हमारे ब्लड में इकट्ठा हो जाएगा। Acute renal failure is often associated with oliguria, which is decrease in urinary output to less than। इसका मतलब क्या है कि एक्यूट रीनल फेल्योर मतलब ज़्यादातर केस में ओलिगुरिया के साथ होता है। ओलिगुरिया मतलब कि जो यूरिन का आउटपुट है वो बहुत कम हो जाएगा, अप्रॉक्स 400 ml से भी 400 ml पर डे से भी कम यूरिन आउटपुट होगा अगर कोई पेशेंट एक्यूट रीनल फेल्योर के साथ है। तो एक्यूट रीनल फेल्योर माइल्ड या सीवियर हो सकता है, लेकिन एक्यूट रीनल फेल्योर के साथ एक अच्छी बात ये है कि रिवर्सिबल है, मतलब इसको ठीक किया जा सकता है। अगर पेशेंट ने खुद के साइन एंड सिम्टम्स पे ध्यान दिए, ट्रीटमेंट पे ध्यान दिया, प्रॉपर ट्रीटमेंट ले लिया टाइम पे, तो ठीक किया जा सकता है। लेकिन अगर इसको टाइम पे ट्रीट नहीं किया गया तो ये कोई क्रोनिक किडनी डिजीज़ का रूप ले सकता है। मतलब लंबे समय का किडनी का जो डिजीज़ है वो बन सकता है या फिर कई बार डेथ भी हो जाता है पेशेंट का। नेक्स्ट हम देखेंगे कि कॉजेज, इटियोलॉजी। इटियोलॉजी मतलब कॉजेज क्या क्या होते हैं, किस किस वजह से एक्यूट रीनल फेल्योर हो सकता है। Acute renal failure is classified into three main categories based on the location of the problem। मतलब जो प्रॉब्लम है रीनल फेल्योर, एक्यूट रीनल फेल्योर का जो प्रॉब्लम है उसके अकॉर्डिंग, मतलब किस लोकेशन पे वो प्रॉब्लम हो रहा है उसके अकॉर्डिंग हमने इसको 3 सब टाइप्स में कैटेगराइज किया है, क्लासिफाई किया है। पहला हो गया अपना प्री रीनल, दूसरा इंट्रा रीनल और तीसरा पोस्ट रीनल। इसको हम एक डायग्राम के मदद से अच्छे से समझते हैं। देखो, हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि रीनल और किडनी एक ही चीज़ है। ठीक है, तो यहाँ पे प्री रीनल का मतलब रीनल से पहले, मतलब किडनी से पहले लोकेशन है, उसमें कोई प्रॉब्लम है। तो किडनी से पहले का क्या लोकेशन है, किडनी से पहले है ये हमारा, जैसे आर्टरी हो गया, जो आर्टरी और वेन यहाँ पे आ रहे हैं वो हो गए। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, इंट्रारीनल। इंट्रारीनल, इंट्रारीनल का मतलब क्या है कि किडनी के अंदर ही कुछ प्रॉब्लम है। ठीक है, इसको और हम डिटेल में, तीनों टर्म को हम और डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल इंट्रोडक्शन देता हूँ आपको। पोस्ट रीनल मतलब रीनल के बाद, तो ये जो पोर्शन है
जैसे यूरेटर हो गया, ब्लैडर हो गया, ये पोर्शन आएंगे पोस्ट रीनल में। अगर इनमें कोई प्रॉब्लम है तो उसको हम स्टडी करेंगे पोस्ट रीनल कंडीशन में या फिर कॉजेज में। ठीक है, अब हम देखते हैं प्री रीनल कॉजेज में क्या होता है। दिस इज द मोस्ट कॉमन टाइप एंड इज कॉज्ड बाय इनएडिक्वेट ब्लड फ्लो टू द किडनीज। इसमें एक्चुअल में क्या होता है कि किडनी तो ठीक है, इंट्रारीनल कॉजेज में किडनी तो ठीक है हमारा, लेकिन उसको प्रॉपर ब्लड सप्लाई ही नहीं मिल पा रहा है। ये जो हमारे आर्टरी और वेन आ रहे हैं जो किडनी को सप्लाई करते हैं ब्लड, जिसको किडनी फिल्टर करने का काम करती है, अब किडनी को ही प्रॉपर ब्लड नहीं मिलेगा तो फिल्टर कहाँ से करेगा। तो ये प्री रीनल कॉज में ये कंडीशन होता है कि किडनी को प्रॉपर ब्लड नहीं मिल पाता है। अब ये किस किस वजह से हो सकता है? एक तो हाइपोवोलीमिया हो गया, दूसरा हो गया अपना शॉक, तीसरा हार्ट फेलियर। इन सब कंडीशंस में क्या होते हैं कि प्रॉपर ब्लड सप्लाई किडनी तक नहीं पहुंच पाता है, जिसकी वजह से किडनी मतलब प्रॉपर फिल्टरेशन नहीं कर पाता है। हाइपोवोलेमिया में हो गया ब्लीडिंग। अगर किसी बॉडी पार्ट में मान लो इंजरी हो गया, मान लो किसी पेशेंट के हाथ में इंजरी है, कट गया, तो ब्लड लॉस हो जाएगा, तो फिर प्रॉपर ब्लड किडनी तक नहीं पहुंच पाएगा। डिहाइड्रेशन हो गया, बर्न हो गया, डायरिया हो गया, इन सब कंडीशन में फ्लूइड लॉस हो जाता है या फिर ब्लड लॉस हो जाता है, जिसकी वजह से किडनी तक जो ब्लड है वो नहीं आ पाएगा और फिर प्रॉपर फिल्ट्रेशन नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे इंट्रा रीनल कॉजेज। इंट्रा रीनल का मतलब किडनी के अंदर कोई प्रॉब्लम है। ठीक है, किडनी के अंदर क्या प्रॉब्लम हो सकता है वो हम देखते हैं। अब हम देखते हैं इंट्रा रीनल कॉजेज। इंट्रा रीनल कॉजेज हम पिछले डायग्राम के हेल्प से समझा था कि किडनी के अंदर ही, किडनी के अंदर या फिर किडनी के टिश्यू के अंदर ही अगर कोई प्रॉब्लम अराइज हो जाता है तो हम उसको बोलते हैं इंट्रारीनल कॉजेज। ठीक है, और उसको हम इंट्रारीनल कॉजेज के क्लासिफिकेशन के अंदर पढ़ते हैं। इंट्रारीनल कॉजेज का मेन मतलब जो कॉमन कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं, किस किस वजह से हमारे किडनी के अंदर प्रॉब्लम आ सकता है। तो सबसे जो कॉमन प्रॉब्लम है वो है एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस। एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस मतलब जो हमारे ट्यूब्यूल्स होते हैं किडनी के नेफ्रॉन के अंदर, ये जो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, जो हम नेफ्रोटिक सिंड्रोम, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस डिस्कस कर रहे थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो जाके वो वीडियो देख लीजिए। एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस में क्या होता है कि जो ट्यूब्यूल्स होते हैं, जैसे ये ट्यूब्यूल्स है, ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है पूरा हमारे नेफ्रॉन के अंदर होता है, तो इसमें नेक्रोसिस हो जाता है। नेक्रोसिस मतलब डैमेज हो जाता है कोई पार्ट या फिर कोई पार्ट इसमें डैमेज हो जाएगा। डैमेज किसकी वजह से होता है? इस्कीमिया। इस्कीमिया एक कंडीशन होता है जिसमें ऑक्सीजन और ब्लड का प्रॉपर सप्लाई उस बॉडी पार्ट को नहीं मिल पाता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, धीरे धीरे वो वहाँ के जो सेल्स हैं वो मरने लग जाते हैं, डेड होने लग जाते हैं। उसी कंडीशन को नेक्रोसिस बोलते हैं। तो यहाँ पे किसका नेक्रोसिस हो रहा है? नेफ्रॉन के अंदर जो ट्यूब्यूल्स हैं उनका नेक्रोसिस हो रहा है। ठीक है, अदर रीजंस क्या हो सकते हैं एटीएन का? वो है टॉक्सिन्स। मतलब मान लो कोई नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग्स ले रहा है लंबे समय से, या फिर कोई कॉन्ट्रास्ट डाई लिया है, तो उसकी वजह से एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस हो सकता है और उसकी वजह से इंट्रारीनल फेलियर होता है। इंट्रारीनल जो कॉज होता है वो एराइज होता है। नेक्स्ट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस पे सेपरेट वीडियो मैंने आपको दिया है, वो देख सकते हैं आप। इसमें क्या होता है, जो पार्टिकुलर ग्लोमेरुलाई है, जो टाइनी फिल्ट्रेशन यूनिट होता है, ये जो बाउमेंस कैप्सूल के अंदर ये जो ब्लड कैपिलरीज हैं ये, ठीक है, तो इसमें ये डैमेज हो जाता है या फिर इसका इन्फ्लामेशन हो जाता है। नेक्स्ट एक्यूट इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस।
नेक्स्ट है एक्यूट इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस, जिसको शॉर्टकट में AIN भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जो ट्यूब्यूल्स हैं, जैसे ये हमारा ट्यूब्यूल्स है, तो इसके आसपास जो एरिया होता है, जो ट्यूब्यूल्स के बीच में, उसमें टिश्यूज होते हैं। जो उस टिश्यूज का क्या होता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है किसी ड्रग की वजह से या फिर इन्फेक्शन की वजह से। तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, एक्यूट इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस। और इसकी वजह से हमारा जो है इंट्रारीनल कॉज डेवलप हो सकता है। ठीक है। अब नेक्स्ट है, ये किस किस वजह से होता है, हीमोलाइटिक यूरेमिक सिंड्रोम की वजह से हो सकता है, रीनल वेन थ्रोम्बोसिस की वजह से, सेप्सिस इन्फेक्शन हमने देख लिया था यहाँ पे। रीनल वेन थ्रोम्बोसिस क्या हो सकता है, जैसे ये है वेन हमारा, ये वेन है, तो यहाँ पे मान लो कोई ब्लीडिंग वगैरह, क्लॉट फॉर्मेशन हो गया, उसकी वजह से जैसे ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह हो जाता है, तो फिर प्रॉपर आसपास के टिश्यू में ब्लड सप्लाई नहीं जा पाएगा, तो वो फिर वहाँ पे इन्फ्लामेशन हो जाएगा, या फिर वो सेल टिश्यूज जो हैं वो डेड होने लगेंगे, नेक्रोसिस होने लगेगा। तो उसकी वजह से ये AIN का जो कंडीशन है वो एराइज हो सकता है। नेक्स्ट है अपना पोस्ट रीनल कॉजेज, मतलब जो किडनी है उसके बाद जो स्ट्रक्चर है, लोकेशन है, उसमें कोई प्रॉब्लम होगा, तो उसकी वजह से एक्यूट रीनल फेलियर हो सकता है। उसके बाद क्या स्ट्रक्चर है किडनी के बाद, ये है अपना यूरेटर, दूसरा है ब्लैडर, उसके बाद यूरेथ्रा है। तो ये सब चीज़ें हैं किडनी के बाद। तो इनमें अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो वो पोस्ट रीनल कॉजेज कहलाएगा। दिस इज कॉज्ड बाय एन ऑब्स्ट्रक्शन इन द यूरिनरी ट्रैक्ट दैट prevent urine from draining from the kidney. The backup of urine puts pressure on the kidney causing damage। मतलब क्या है कि अगर इन ये जो रास्ता है, मान लो यूरेटर है, यहाँ पे कोई किडनी स्टोन बन गया, ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, मतलब यूरिन को आगे पास नहीं होने देगा। ठीक है। तो इसकी वजह से, या फिर यहाँ पे ब्लैडर में कोई प्रॉब्लम हो गया, या फिर आगे यूरेथ्रा में कोई प्रॉब्लम हो गया, तो इनकी वजह से क्या होगा, पोस्ट रीनल कॉज एराइज होंगे। ठीक है। अब पोस्ट रीनल कॉजेज के क्या क्या रीज़न हो सकते हैं। किडनी स्टोन हो गया, मान लो स्टोन है और वो यूरेटर में फंसा हुआ है, फिर वो ऑब्स्ट्रक्शन कॉज करेगा, यूरिन को प्रॉपर एक्सक्रिएट आउट नहीं होने देगा। प्रोस्टेट, इनलार्ज प्रोस्टेट, इनलार्ज प्रोस्टेट ये आपको डायग्राम में दिख रहा होगा। जैसे हमारा ब्लैडर होता है, ब्लैडर के नीचे ये अपना यूरेटर पास, उसको उसके सराउंडिंग में ये प्रोस्टेट ग्लैंड होता है, तो ये हमारा नॉर्मल है। वहीं क्या होगा कि इनलार्ज प्रोस्टेट अगर बड़ा हो जाएगा, अपने साइज से, नॉर्मल साइज से ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो वो फिर क्या करेगा, इस यूरेटर को ब्लॉक कर देगा, मतलब दबा देगा, जिसकी वजह से फिर यूरिन एक्सक्रीट आउट नहीं हो पाएगा प्रॉपरली। नेक्स्ट कंडीशन क्या है कि कोई ट्यूमर का फॉर्मेशन हो गया है अगर यूरिनरी ट्रैक्ट में, तो फिर उससे भी पोस्ट रीनल कॉजेज एराइज हो जाता है। उसके बाद है न्यूरोजेनिक ब्लैडर, मतलब ब्लैडर पे कंट्रोल लॉस हो जाता है, मतलब प्रॉपर तरीके से जो पेशेंट है वो ब्लैडर को कंट्रोल नहीं कर पाता है, तो उसकी वजह से ये पोस्ट रीनल कॉजेज एराइज हो जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे फेजेस ऑफ एक्यूट रीनल फेल्योर। The phases of acute renal failure are typically divided into 4 stages। इसमें 4 स्टेज होते हैं, 4 फेज होता है, जिसको हम बारी बारी से पढ़ेंगे। सबसे पहला होता है इनिशिएशन फेज, ओलिग्यूरिक फेज, डायूरेटिक फेज और रिकवरी फेज। किसी किसी बुक में आपको बस ये 3 फेज देखने को मिलेंगे, लेकिन DNC के एग्ज़ाम में कई बार आपको ये स्पेसिफिकली पूछता है कि 4 फेज को एक्सप्लेन करो। कई बार सिंपली बोलेगा फेज को एक्सप्लेन करो, या फिर आपको ये भी बोल सकता है कि 4 फेज, एक्सप्लेन 4 फेजेस ऑफ एक्यूट रीनल फेल्योर। दैट्स व्हाई आई एम एक्सप्लेनिंग यू ऑल दिस 4 फेजेस।
सबसे पहले हम देखते हैं इनिशिएशन फेज में। इनिशिएशन फेज को ऑनसेट फेज भी बोलते हैं। इट बिगिंस विद द इवेंट कॉजिंग एक्यूट रीनल फेल्योर। इसमें क्या किस किस वजह से होता है? हाइपोटेंशन हो गया, नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग्स हो गया, ट्रॉमा या सेप्सिस की वजह से। ये फेज लगभग कुछ घंटों से लेके कुछ दिन तक रह सकता है। ये पोटेंशियली रिवर्सिबल होता है, मतलब ठीक किया जा सकता है अगर तुरंत हम कॉज पता करें और उसको ट्रीट करने का कोशिश करें। तो ये जो इनिशिएशन फेज होता है वो बहुत जल्दी ट्रीट किया जा सकता है। अब इसमें साइन एंड सिम्टम्स क्या देखने को मिलेंगे इनिशिएशन फेज में? एट दिस स्टेज सिम्टम्स आर ऑफन माइल्ड और नॉन स्पेसिफिक। इनिशिएशन फेज में बहुत ज़्यादा कोई खास सिम्टम्स देखने को नहीं मिलता है, लेकिन ये जो कंडीशंस है ये साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। यूरिन आउटपुट कम हो जाएगा, ओलिगोरिया जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट है लेथार्जी और फेटिग, मतलब थका थका सा फील होगा, हेडेक होगा पेशेंट को। माइल्ड डिहाइड्रेशन, मतलब फ्लूइड कम का जो अमाउंट है वो कम लगेगा बॉडी के अंदर। लो यूरिन कंसंट्रेशन, पॉसिबल हाइपोटेंशन, मतलब ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा। शॉक के साइन दिख सकते हैं। स्लाइट राइज, मतलब थोड़ा ब्लड यूरिया नाइट्रोजन हो वो एलिवेटेड, मतलब बढ़ा हुआ आ सकता है, या फिर सीरम क्रिएटिनाइन जो है वो बढ़ा हुआ आ सकता है। नेक्स्ट है ओलिगोरिक फेज। दिस फेज लास्ट फ्रॉम 5 to 15 days बट कैन बी प्रोलॉन्ग्ड फॉर वीक्स। मतलब ये ओलिगोरिक फेज जो है उसमें ये 5 से 15 दिन तक रह सकता है, या फिर उससे ज़्यादा भी रह सकता है। ये छोटे बच्चों में कम टाइम तक के लिए रहता है, मतलब 3 to 5 days तक ही रहेगा। जो बड़े बच्चे हैं उनमें ज़्यादा दिन तक देखने को मिल सकता है। More than 3 weeks duration of oliguric phase indicates irreversible renal damage। अगर ओलिगोरिक फेज 3 वीक से ज़्यादा रहता है तो फिर उस कंडीशन को रिवर्स करना, ठीक करना लगभग डिफिकल्ट हो जाता है, इम्पॉसिबल हो जाता है। अब ओलिगोरिक फेज में क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या क्या देखने को मिल सकता है? यूरिन से रिलेटेड सिम्टम्स क्या क्या मिलेगा? एजुटीमिया। एजुटीमिया वो कंडीशन होता है जिसमें ब्लड यूरिया नाइट्रोजन क्रेटिनाइन पोटेशियम का जो अमाउंट है वो ब्लड में इंक्रीज हो जाता है। ओलिगोरिया मतलब 400 ml पर डे से कम यूरिन आउटपुट। डार्क और कंसंट्रेटेड यूरिन, मतलब यूरिन का जो कलर है वो ज़्यादा डार्क दिखेगा, प्रोटीनयूरिया या फिर हिमेटूरिया की वजह से। फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस देखने को मिल सकता है। फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस से रिलेटेड जो साइन एंड सिम्टम्स है वो फ्लूइड रिटेंशन हो गया, मतलब बॉडी के अंदर फ्लूइड रिटेन हो जाएगा, एक्यूमुलेट हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा। उसकी वजह से क्या होगा? एडिमा होगा, स्वेलिंग होगा, वेट गेन लगेगा, मतलब वेट गेन हो जाएगा, थोड़ा सा पफीनेस होगा। हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन हो सकता है इस कंडीशन में पेशेंट को, मतलब बीपी बढ़ जाएगा। जब फ्लूइड एक्यूमुलेट होता है तो बीपी बढ़ जाता है। हाइपरकेलेमिया हो सकता है, मसल वीकनेस, कार्डियक एरिथमिया, ये सब हो सकता है। हाइपोनेट्रीमिया हो सकता है, हाइपोनेट्रीमिया की वजह से पेशेंट को कन्फ्यूजन, सीजर, स्टूपर और कोमा की कंडीशन भी अराइज हो सकते हैं। मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो सकता है जिसमें कुस्मॉल ब्रीदिंग का मतलब क्या होता है? डीप और रैपिड रेस्पिरेशन, मतलब गहरी और लंबी सांसें जो लेने लगता है पेशेंट, लंबी नहीं मतलब तेज तेज जल्दी जल्दी, उस कंडीशन को कुस्मॉल ब्रीदिंग बोलते हैं। सिस्टमिक सिम्टम्स क्या क्या देखने को मिलेंगे ओलिगोरिक फेज में? फटीग, वीकनेस देखने को मिलेगा, नोजिया, वोमिटिंग, लॉस ऑफ एपेटाइट जिसको एनोरेक्सिया भी बोलते हैं, कन्फ्यूजन हमने देख लिया था, ड्रॉजीनेस हो गया, कोमा, सीवियर यूरेमिया की कंडीशन में डिस्निया मतलब डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, पल्मोनरी एडिमा, मतलब जब एडिमा स्वेलिंग हो जाएगा लंग्स के अराउंड तो डिस्निया देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट जो फेज है वो है डायूरेटिक फेज। ओलिगोरिक फेज में क्या हो रहा था कि यूरिन आउटपुट कम हो रहा था। अब डायूरेटिक फेज है, डायूरेटिक फेज में क्या होगा कि यूरिन आउटपुट बहुत ही ज़्यादा एक्सेस हो जाएगा।
सबसे पहले हम देखते हैं इसका ड्यूरेशन। तो ये 1 से 3 वीक्स तक रहता है, ठीक है। यूरिनरी सिम्टम्स क्या देखने को मिलेगा? पोलीयूरिया। पोलीयूरिया मतलब यूरिन आउटपुट इंक्रीज हो जाएगा नॉर्मल से, मतलब 1 to 5 लीटर पर डे या फिर उससे भी ज़्यादा देखने को मिल सकता है डायूरेटिक फेज में। डिल्यूट यूरिन, लो स्पेसिफिक ग्रेविटी होगा यूरिन का। अब फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस में क्या क्या दिखेगा? डिहाइड्रेशन, ड्राई म्यूकस मेम्ब्रेन मतलब मुंह सूखा सूखा सा रहेगा, बीपी कम हो जाएगा, टैकिकार्डिया देखने को मिलेगा, हाइपोनेट्री नेट्रियम नेट्रीमिया हो जाएगा। इसमें क्या होगा? मसल क्रैम्प्स, कंफ्यूजन, हाइपोकैलीमिया, हाइपोकैलीमिया में मसल वीकनेस, एरिथमिया इसकी वजह से देखने को मिल सकते हैं। सिस्टमिक सिम्टम्स नेक्स्ट हम देखते हैं। सिस्टमिक सिम्टम में फटीग हो गया, हाइपोटेंशन हो गया फ्लूइड लॉस की वजह से। एक चीज़ आप ध्यान में रखना, कभी भी हाइपोटेंशन अगर फ्लूइड लॉस हो रहा है बहुत ज़्यादा तो बीपी लो होगा, और फ्लूइड अगर एक्यूमुलेट होगा तो उस कंडीशन में बीपी हाई होगा। इम्प्रूवमेंट इन मेंटल स्टेटस एज वेस्ट प्रोडक्ट्स डिक्रीजेस। डायूरेटिक फेज में क्या हो सकता है कि ओलिगोरिया में वेस्ट प्रोडक्ट बिल्कुल ही अ, निकल नहीं रहा था, तो उस कंडीशन में जो मेंटल स्टेटस है जैसे कन्फ्यूजन वगैरह वो इंक्रीज हो रहे थे। यहाँ पे थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा क्योंकि वेस्ट एक्सक्रिएट आउट हो रहे यूरिन के साथ साथ। नेक्स्ट है फोर्थ फेज है रिकवरी फेज। रिकवरी फेज में the recovery phase begins when tubular function is restored and kidney function gradually returns to normal। रिकवरी फेज में क्या होता है कि ट्यूबुलर फंक्शन, जो ट्यूब्यूल्स हमने देखे थे डायग्राम के अंदर, ट्यूब्यूल्स होते हैं निफ्रॉन के अंदर, उनका जो फंक्शन है वो धीरे धीरे रिस्टोर होने लगता है, ठीक होने लगता है, और किडनी का भी ओवरऑल फंक्शन जो है वो ठीक होने लगता है। तो इसकी वजह से हमारा किडनी ठीक परफॉर्म करने लगता है। द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, जिसको हम जीएफआर बोलते हैं, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन बर्न क्रेटिनाइन, सब कुछ जो भी एबनॉर्मल चीज़ें हमें देखने को मिल रहे थे पहले के फेजेस में वो सब नॉर्मल दिखेंगे। मतलब ब्लड यूरिया नाइट्रोजन क्या हमें मिल रहा था, अदर फेजेस में बढ़ा हुआ मिल रहा था, क्रेटिनाइन बढ़ा हुआ मिल रहा था, वो सब क्या होगा? नॉर्मल आ जाएगा रिकवरी फेज में, ठीक है। ऑल दो द मेजर इम्प्रूवमेंट, लेकिन मेजर इम्प्रूवमेंट जो है होने में टाइम लगता है, 1 से 2 वीक लगता है या फिर कई बार साल भी लग जाते हैं। अब डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन या फिर इन्वेस्टिगेशन या फिर हम बोल सकते हैं कि क्या क्या टेस्ट हम परफॉर्म कर सकते हैं एक्यूट रीनल फेल्योर के कंडीशन में, जिससे हमें पता चलेगा कि हाँ एक्यूट रीनल फेल्योर ही है। सबसे पहले हम देखेंगे ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट में हमें क्या है? सीरम क्रिएटिनाइन का लेवल जो है वो इंक्रीज्ड मिलेगा, बन का लेवल BUN बन का लेवल इंक्रीज मिलेगा, इलेक्ट्रोलाइट पीएच और बाइकार्बोनेट ये सब एबनॉर्मल दिखेंगे, सीबीसी में भी हमें चेंजेस देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हम यूरिन एग्जामिनेशन करके देखेंगे। यूरिन एग्जामिनेशन में क्या क्या देखने को मिल सकता है? प्रोटीन यूरिया मतलब प्रोटीन का एक्सक्रिएशन ज़्यादा देखने को मिलेगा यूरिन में, ब्लड का अमाउंट देखने को मिल सकता है यूरिन में, प्रेजेंस ऑफ कास्ट, यूरिनल मतलब कास्ट का प्रेजेंस भी देखने को मिल सकता है। अल्ट्रासाउंड हम कर सकते हैं। अल्ट्रासाउंड हम किस लिए करते हैं कि अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन होगा, हमने डायग्राम देखा था उसमें हमने ऑब्स्ट्रक्शन भी पढ़ा था कि मान लो यूरेटर है अपना, वो जो पाइप है जिससे किडनी और ब्लैडर कनेक्ट होता है, तो उसमें अगर मान लो कोई ऑब्स्ट्रक्शन है तो वो हमें अल्ट्रासाउंड में पता चलेगा, या फिर कहीं भी किडनी में या फिर ब्लैडर में कहीं पे भी, कोई भी यूरिनरी सिस्टम में कहीं पे भी अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन है तो वो हमें अल्ट्रासाउंड में पता चल जाता है। एडवांस और ज़्यादा अगर मान लो अल्ट्रासाउंड में कोई चीज़ पता नहीं चल पा रहा है, अल्ट्रासाउंड भी कर लिया हमने, ब्लड टेस्ट भी कर लिया, लेकिन एग्जैक्ट रूट कॉज हमें नहीं पता चल रहा है, तो हम एडवांस टेस्ट परफॉर्म करके देखते हैं, जैसे सीटी स्कैन हो गया, एमआरआई हो गया। एमआरआई को फुल फॉर्म मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग होता है। तो ये और भी डीप स्टडी करके देता है हमें
ये इमेज भी देता है, जिसमें इमेज में हमें क्या पता चलता है, लेसन्स, कोई मासेस हो गया तो वो, और ऑब्स्ट्रक्शन, इसके साथ साथ ऑब्स्ट्रक्शन भी हमें पता चल जाता है सीटी स्कैन और एमआरआई के थ्रू। नेक्स्ट टेस्ट जो है हम परफॉर्म कर सकते हैं वो ईजीएफआर मतलब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट देख सकते हैं। नेक्स्ट है सबसे लास्ट में हम क्या करते हैं, रीनल बायोप्सी मतलब बायोप्सी करते हैं, छोटा सा टिश्यू लेते हैं रीनल सिस्टम का और फिर उसको माइक्रोस्कोप के अंदर चेक करते हैं क्या एबनॉर्मलिटीज़ हैं। आज के वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं, बाकी के टॉपिक्स हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू।